चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। और क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल 5 पार्ट है, जिसमें से मैं आपको 3 पार्ट करवा रहा हूं और इन 3 ही पार्ट से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और कुछ नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम क्या होता है। भैया देखो, मैंने पूरा प्राइम नंबर इस वाले वीडियो में कॉन्सेप्चुअल बता रखा है। अगर आपको सीखना है डिटेल में तो सीख लो, वैसे मैं यहां भी बताऊंगा। क्वेश्चन में देखो करना क्या है, सबसे पहले आप 140 लिख लो और इसके प्राइम फैक्टर करने शुरू करो। यानी कि सबसे पहले नंबर 2 से कटेगा, ओके 70 आ गया। अब फिर ये 2 से कटेगा, 2 से ही कटेगा, जिससे कटे उससे काटते रहो। लेकिन यहां पे जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे, इस चीज को याद रखना। मैं आपको समझाऊंगा प्राइम नंबर कैसे हो सकते हैं। देखो 5 से काट दो, 5 7 जा, फिर 7 से काट दो, 7 बन जा, बस बात खत्म। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 140 लिखो इक्वल टू में, देखो 2 जो है वो 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 एक बार आ रहा है तो 5 इंटू 7 एक बार आ रहा है तो 7। बस यही इसका आंसर है, खत्म क्वेश्चन। 2 2 बार आ रहा था ना तो 2 की पावर 2 में लिख दो, बात खत्म बस। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आए हैं वो प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जो या तो अपनी टेबल में आएंगे और 1 की टेबल में आएंगे और किसी की टेबल में नहीं आएंगे। तो 2 5 7 तीनों प्राइम नंबर है, क्योंकि तीनों सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल में आते, किसी और की टेबल में नहीं आते। आप चेक कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कि आप 140 को ऐसे नंबर से काटना शुरू कर दो जो प्राइम नंबर ना हो। जैसे आप इसको 4 से काटना शुरू कर दो, या आप इसको 6 से काटना शुरू कर दो, या आप इसको 10 से काटना शुरू कर दो, वो नहीं पॉसिबल है। यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर ही आ सकते हैं, वरना और कोई नंबर नहीं आएगा। चलो इसको देखते हैं फटाफट से, इसको काटते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले पीछे क्या 5 लिखा है ना, तो इसको 5 से काटो। पीछे 5 दिख जाए, जैसे यहाँ पीछे 5 दिखा, हमने 5 से काटा, 5 दिख जाए 5 से काटो, सीधी सी बात, और आपको चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो 5 7 जा 35, कैरी गया 3 तो जाएगा ना, 5 6 जा 5, हाँ ठीक है, कैरी 2 5 5 जा, ठीक है। फिर 5 दिख रहा है, फिर 5 से काटो, 5 बन जा 2 यहाँ जाएगा, 5 5 जा और 5 3 जा। अब ये नंबर किससे कटेगा, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भैया ये नंबर 3 से कटेगा। कि मैंने कैसे पहचाना कि 3 से कटेगा, ध्यान से देखो, 2 से कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इन तीनों का एडिशन करो, इन तीनों का एडिशन आएगा 9। देखो 4 5 6 7 8 और 1 9, इन तीनों का एडिशन 9 आएगा। तो 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है, जी हाँ आता है। तो यानी ये नंबर 3 की टेबल में आएगा। तो 3 की प्रॉपर्टी होती है जितने भी नंबर्स लिखे उनका प्लस कर लो, उनको सम कर लो, उनका प्लस कर लो, और जो नंबर मिले वो नंबर चेक करो कि 3 की टेबल में आता है कि नहीं। इनका प्लस किया, 9 आया, 9 3 की टेबल में आता है, तो यानी ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। तो जब ये नंबर 3 की टेबल में आएगा तो कहाँ पर आएगा, 3 5 जा 3 बन जा। फिर ये देखो ये फिर 3 की टेबल में आएगा, क्योंकि 5 और 1 6 3 की टेबल में आता है, जी हाँ आता है। तो 51 भी 3 की टेबल में आएगा। तो 5 बन जा 5 7 जा। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 17 से ही कटेगा। तो जितने नंबर मैंने लिखे हैं वो सबके सब प्राइम नंबर है, यानी कि किसी और की टेबल में नहीं आते। तो बस इसका आंसर लिख दो यार, बचे क्या इसमें। देखो 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, 3 भी 2 बार है 3 की पावर 2, और 17 तो एक ही बार, तो बस 17, बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपको ऐसे टेबल्स मिलेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं। तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये लिखा था 7429। ये नंबर भैया ऐसा नंबर है जो 17 की टेबल में आता है और किसी की टेबल में आता नहीं है। तो यहाँ मैंने 17 से इसको काटा, इतना मिला। और जो मुझे मिला 437, ये सिर्फ 19 की टेबल में आता है। तो जब इसको मैंने 19 से काटा तो 23 मिला। और जो 23 है वो एक प्राइम नंबर, जैसे 17 एक प्राइम नंबर था, सिर्फ 17 की टेबल में आता था, ऐसे 23 भी एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ 23 की ही टेबल में आता है। तो ये नंबर 23 से कटेगा, 23 बन जाए 23। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स मुझे मिले, ठीक है ना, तो वो मुझे 17 इंटू 19 इंटू 23, इसीलिए इसका नाम प्राइम फैक्टर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि वेरीफाई करिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ जो निकलेगा उनका जो मल्टीप्लाई होता है वो बराबर होता है, यानी इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि जो 2 नंबर का आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे
उनका जो मल्टीप्लाई आएगा उसका जो मल्टीप्लाई इस मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अभी हम वेरीफाई करेंगे तब आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले तो इनका एलसीएम एचसीएफ निकालो। इसके लिए हमको इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, तभी निकल पाएगा, वरना थोड़ा दिक्कत करेगा निकलने में। तो 26 के करो प्राइम फैक्टर्स जल्दी से, तो 2 से डिवाइड होगा, 2 बन जा और 2 3 जा। अब 13 एक प्राइम नंबर है जो कि 13 अपनी ही टेबल में आता है, तो बस खत्म इसके। अब 91 के करो भाई, 91 तो 91 7 की टेबल में आता है, 7 बन जा और 7 3 जा। और 13 होता है एक प्राइम नंबर जो कि 13 अपनी ही टेबल में आता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। बस खत्म, बात हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब जो है 26 के फैक्टर लिखो। 26 के फैक्टर कितने मिले, 2 × 13, 2 × 13। और 91 के फैक्टर लिखो, कितने आए, 7 × 13, 7 × 13। सबसे पहले तो हम निकालेंगे HCF। HCF क्या निकलेगा, HCF के लिए कुछ नहीं करना है। आप बताओ कि इन दोनों जो निकले फैक्टर, इसमें क्या चीज एक जैसी है, कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखो इसमें भी 13, इसमें भी 13 कॉमन है ना, तो कॉमन यहाँ लिख दो, वही इसका आंसर, बस यही इसका आंसर 13। यानी कि जो कॉमन हो ना दोनों में, बस वही लिख दो, वही होता है HCF। और HCF भैया कुछ नहीं होता है। अब बात करते हैं LCM। LCM क्या होता है, LCM देखो इन दोनों में कॉमन क्या, इन दोनों में 13 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। बचा हुआ भी लिखो, इसमें बचा हुआ भी लिखो। बचा क्या, 2 बचा, 2 लिखो। और क्या बचा, 7 बचा, 7 लिखो। यानी कॉमन भी लिखो और 2 और 7 भी लिखो, बात खत्म। तो बस इसको यार सॉल्व कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो बस खत्म बात। तो देखो इसका आंसर आया है 182, यानी कि 13 × 2 × 7 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो 182 आएगा। तो यही है इसका एलसीएम। इन दोनों नंबर का एलसीएम ये निकला, इन दोनों नंबर का एचसीएफ ये निकला। एचसीएफ के लिए सिर्फ कॉमन लिख दो, एलसीएम के लिए कॉमन भी लिखो, जो बचे हैं ये 2 तो बचे थे ना 2 और 7, वो भी लिखो, वही होता है। अब हमको कह रहा है कि इसको वेरीफाई करो इस चीज को। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम × एचसीएफ, एलसीएम × एचसीएफ। तो एलसीएम कितना निकला 182, ठीक है, इंटू एचसीएफ कितना है 13 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर का निकला, एक तो निकला 26 और 91, इन्हीं का तो निकला ना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, बस इनकी मल्टीप्लाई करा लो, वही आपका आंसर। तो इनकी मल्टीप्लाई जो आई है इन दोनों की, वो आई है 2366, इनकी भी 2366, यानी कि बिल्कुल सत्य घटना है भाई, बिल्कुल सत्य बात है कि इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। बस ये सत्य चीज़ है, कोई भी गड़बड़ चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट में हमको दे रखा है 510 एंड 92, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले 510 का फैक्टर निकाल दो। देखो भाई, जो मैं ये मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, उस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से सुन लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है वैसे, ये मुझे अच्छा लगता है, खैर आपको भी अच्छा लग रहा होगा। 2 से ही डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है, तो 2 से होगा तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है भाई। फिर 2 से कर लो, 2 से होगा ही नहीं अब यार, लास्ट में क्या है 5 है, अब 5 से होगा, 2 से थोड़ी ना होगा, 5 जाओ बन जाओ। अब ये होगा 3 से, क्योंकि इन दोनों का एडिशन करो तो 6 आ रहा है, और 6 3 के टेबल में आता है, तो यानी कि वो ये 51 भी 3 के टेबल में आएगा। तो कितना आएगा 7 जा, और 17 एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ 17 की ही टेबल में आता है। बस 92 को काटना भैया, शुरू करो चलो। 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 2 है, तो 4 जा और 6 जा, सही है ना। 2 से फिर से करो, 3 जा, और 23 एक प्राइम नंबर जो कि 23 खुद की ही टेबल में आता है। बस बात खत्म। अब इनके फैक्टर लिख लो, तो 510 के फैक्टर लिख लो, क्या क्या है, 2 × 5 × 3 × 17, 2 × 5 × 3 × 17, ठीक है भाई। और 92 के फैक्टर लिख लो, 92 के क्या हो जाएंगे 2 × 2 × 23। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख दो। और भी कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 इसका एचसीएफ, बस एचसीएफ खत्म। एलसीएम के लिए कॉमन जो है वो तो लिख दिया, बचा हुआ सब कुछ लिखो। बचा क्या, 5 बचा, 3 बचा, 17 बचा, ये 2 बचा, ये वाला 23 बचा। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर लो भाई, आपका आंसर। इसकी जो मल्टीप्लाई है इन सारे नंबर्स की, वो आई है 23460, बस यही इसका आंसर। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे वेरीफाई करो एलसीएम का प्रोडक्ट एचसीएफ से। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23460, ये 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 0 है ये। 0 का प्रोडक्ट किससे, 2 से, क्योंकि ये एलसीएम × एचसीएफ मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर थे, 510 और 92।
510 इंटू 92। बस ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो यार मल्टीप्लाई करके देख लो कि आंसर क्या आ रहा है। तो देखो यार इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 46920, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 46920। तो यार देखो वेरीफाई भी हो गया और क्वेश्चन भी खत्म। तो यार बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं होता करने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, कुछ भी चेंजेस नहीं, बिल्कुल चेंजेस नहीं। इसमें भी कह रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। उसमें क्या था कि 2 नंबर्स दे रखे थे, इसमें 3 नंबर्स दे रखे हैं और कुछ भी चेंजेस नहीं है। और क्वेश्चन में स्पेशली कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो। तो जो सेकंड क्वेश्चन में हमने मेथड इस्तेमाल करा था ना, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था। तो सेम मेथड इसमें इस्तेमाल करना है, कोई चेंजेस नहीं। सबसे पहले 12 को उठाओ, इसके फैक्टर करने शुरू करो। तो यहाँ जो आएंगे वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होंगे और कुछ नहीं हो सकते। पहले 2 से करो, 2 6 जा, फिर 2 से करो, 2 3 जा, फिर 3 से करो, 3 बन जा, बस बात खत्म। और तो कुछ आएगा नहीं, 1 आना चाहिए, बस उड़ गया। 15 इसको करो ये फैक्टर, तो 3 से कर लो इसको, 3 5 जा, 5 से कर लो 5 बन जा, बस उड़ गया क्वेश्चन। 21 का करो तो 2 से कर लो, 2 से तो होगा ही नहीं 21, तो 3 से कर लो यार, 3 से बन जाओ, फिर 7 बन जा। इन सब के फैक्टर लिखो। पहले 12 का फैक्टर लिखो। 12 के फैक्टर क्या क्या आया, 2 इंटू 3 आया। फिर 15 का फैक्टर लिखो, क्या आया 15 का फैक्टर, 3 इंटू 5 आया। और फिर 21 का फैक्टर लिखो, क्या आया 21 का फैक्टर, 3 इंटू 7 आया। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ निकालना थोड़ा आसान होता है, इसलिए एचसीएफ को जल्दी से निकाला करो तुरंत ही। एचसीएफ मतलब ऐसा नंबर जो इन तीनों में कॉमन हो। तो 3 और 3 ही अकेला है जो इसमें भी। तो एचसीएफ कितना आ गया 3, बस बात खत्म, एचसीएफ खत्म। अब बात करते हैं एलसीएम में ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। देखो तीनों में कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल 3 लिख दो। फिर एक ऐसा नंबर जो इन दो नंबर में कॉमन हो, यानी इसमें हो, या तो इसमें हो, या तो इसमें हो। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक। अब बचे हुए सारे लिखो। ये तो देखो 3 हमने लिखा जो कि तीनों में कॉमन था, वो लिख दिया। अब बचे हुए सारे लिखो। तो 2 बचा, तो 2 बचा, इधर 5 बचा, इधर 7 बचा, इन सब की मल्टीप्लाई करा लो भाई आपका आंसर। तो इन सब की मल्टीप्लाई आई है 420, तो भैया यही इसका आंसर। तो ये हो गया इसका एचसीएफ, ये हो गया इसका एलसीएम। तो क्वेश्चन में कुछ होता है नहीं, बहुत आसान है। चलो मैं इसका आपको सेकंड पार्ट भी करवा दे रहा हूँ। चलिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। और सेकंड पार्ट में जो एचसीएफ निकलेगा ना, उसमें स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, इसलिए क्वेश्चन स्किप मत करना, छोड़ के मत जाना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वरना आप भी गलती कर सकते हो। तो सबसे पहले 17 के फैक्टर करो। तो 17 एक प्राइम नंबर है जो अपनी ही टेबल में आता है, तो 17 बन जा 17। अब 23 क्या करो, तो ये 23 भी यार एक प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, 23 बन जा 23। अब 29 की फैक्टर करो, तो यार 29 भी एक प्राइम नंबर है जो कि सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, समझे कि नहीं। बस अब क्या करना है कि इसके फैक्टर्स लिख लो। तो इसके फैक्टर क्या बचे, सिर्फ 17 ही बचा ना, ठीक है। इसका कितना बचा, सिर्फ 23 बचा ना, ठीक है। अब इसका कितना बचा, 29 बचा ना, बस 29। अब मैं सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालूंगा, यानी कि ऐसी चीज जो तीनों में कॉमन हो। तो आप कहेंगे सर ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो आंसर में लिख दूं 0, यही कहोगे ना, 0 लिख दो। तो आप बिल्कुल गलत करोगे। मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि क्या लिखें। तो मैं आपको बात बता दूं कि अगर मैं मल्टीप्लाई 1 बढ़ा लूँ, मल्टीप्लाई 1 बढ़ा लूँ, तो कुछ फर्क पड़ा क्या, इसको बता दो बस। 17 से मल्टीप्लाई करो तब भी 17, इससे इसके मल्टीप्लाई करो तब भी 23, इससे मल्टीप्लाई करो तब भी 29, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो भैया देखो 1 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जब आपको कुछ भी एचसीएफ ना लिखने को आए तो वहाँ पे एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एलसीएम देखो क्या होगा, एलसीएम जो तीनों में कॉमन है, तीनों में 1 कॉमन है, ठीक है। और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, तो बचा हुआ सब लिखो। एक तो 17 बचा, 23 बचा, और क्या बचा, 29 बचा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करा लो यार भाई आपका आंसर। जो इन सब की मल्टीप्लाई आई है वो आई है 11339, बात खत्म यार, क्वेश्चन खत्म। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा पूरा खत्म। क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस इस चीज का याद रखना, कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आए तो वहां पे 1 लिख देना, बस बात खत्म। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। फोर्थ क्वेश्चन में करने के लिए कुछ है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो ये लिखा क्या हुआ है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है ना वो 9 दे रखा है, और इन दोनों नंबर का एलसीएम हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे पहुंच जाओ। उस क्वेश्चन में आपको कुछ वेरीफाई करने का फॉर्मूला दे रखा था, बस उसी फॉर्मूले को यहाँ पे छाप दो, बात खत्म। तो फॉर्मूला क्या था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यही था ना फॉर्मूला। तो बस ये फॉर्मूला होता है, ये बात मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बताई थी। एलसीएम हमको निकलवा रहा है, तो एलसीएम के प्लेस पे तो एलसीएम रहने दो, ठीक है।
इंटू HCF कितना है दोनों नंबर का, HCF 9 है, तो HCF के प्लेस में 9 रख दो, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दोनों नंबर कौन से हैं, देखो भैया यही तो दोनों नंबर हैं, ध्यान से देखो सेम नंबर है, तो नंबर कौन कौन से 306 मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोडक्ट की बात हो रही है, 657, ठीक है। एलसीएम की वैल्यू निकल रहा है, इसलिए एलसीएम को हम लोग को करना है अकेला, तो हमने कर दिया, देखो भैया उसे बिल्कुल अकेला। तो जब अकेला करा तो गया कहाँ, वो ऊपर से गया नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया यहाँ पर। अब 9 से देखो डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 9 1 9 9 3 27 कैरी 3 9 4 36। अब इन दोनों नंबर की यार बस मल्टीप्लाई करा लो, आंसर आ जाएगा 34 इक्वल टू है 34 मल्टीप्लाई बाई क्या है 657। इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करा लो, भैया आपका आंसर। इन दोनों नंबर की जो मल्टीप्लाई आई है वो आई है 22338। बस यार यही एलसीएम है इन दोनों नंबर का। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन का आंसर पाओ, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे ये रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत आसान तरीके से करवाऊंगा, तो परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। क्वेश्चन में ये कह रहा है चेक 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0, यानी कि जो 6 की पावर n है उसका जो एंड होगा, उसकी जो आखिरी डिजिट होगी वो क्या होगा, 0 होगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा है फॉर एनी नेचुरल नंबर n, जो n है वो एक नेचुरल नंबर है, यानी कि n की जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कोई भी वैल्यू n की हो सकती है। इसका मतलब ये है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 की पावर n, यानी कि मैं n की कोई भी वैल्यू रखूँ, चाहे 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, मतलब कोई भी रखूँ, 1 लाख रखूँ, 1 करोड़ रखूँ, इसका जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर इसका आएगा, इसकी जो आखिरी डिजिट होगी, आखिरी डिजिट वो क्या होगी, हमेशा 0 होगी। इसमें ये कह रहा है चेक करके बताओ कि ये सत्य है कि असत्य है, ट्रू है कि फॉल्स है। बस इतना आपको आंसर देना, यस या नो, बस और कुछ नहीं। बस ये बताना है कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, कुछ भी रखूँ, तो जो इसका आंसर आएगा उसकी जो आखिरी डिजिट होगी वो 0 होगी कि नहीं, बस इतना बता दो। तो बस ध्यान से एक बात देखो कि यहाँ लास्ट में आपसे कह रहा है कि 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या कह रहा है, 0 होना चाहिए। ये तो चेक करवा रहा है 0 होगा कि नहीं। अगर 0 हुआ, मान लिया अगर 0 हुआ, अगर मान लिया 0 हुआ, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, इतना बता दो बस। कि अगर इसका एंड 0 पे हुआ, जो कि कह रहा है कि इस n की मैं कोई वैल्यू रखूं, यहाँ पर 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, n की वैल्यू, ठीक है ना, तो जो भी आंसर आएगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा। अगर 0 होगा तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। लेकिन हमें यार एक बात अच्छे से पता है कि जो 6 के जो फैक्टर्स होते हैं, 6 के पहले फैक्टर करो, अच्छा 2 3 जा और 2 3 जा और 3 बन जा, तो इस 6 के जो फैक्टर मुझे मिले वो मुझे मिले 2 इंटू 3, यही तो मिले। यानी 6 के जो फैक्टर है वो या तो 2 है और 3 है, 2 ही तो फैक्टर है, तो 5 तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई डिजिट होगा ही नहीं लास्ट में 0 नाम का कोई डिजिट होगा ही नहीं, क्योंकि भैया जो 0 है वो किससे कटेगा भाई, जरूर अगर मान लिया कोई भी नंबर लिख लो लास्ट में जिसके 0 मान लिया 100 लिख लो तो 5 से कटेगा, और लिख लो जैसे लिख दो 1 2 0, 5 से कटेगा, और लिख लो जैसे 5 8 0, 5 से कटेगा। अगर किसी के भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 5 से जरूर कटता है, बात समझ में आई। तो अगर इसके भी लास्ट में 0 आएगा तो 5 से कटेगा, तो यानी कि जो 5 है वो 6 का फैक्टर होना चाहिए। उस हिसाब से तो 5 जो है वो 6 का फैक्टर होना चाहिए। भैया मेरी बात ध्यान से समझना कि यहाँ जो भी नंबर आएगा, भैया जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ये जो नंबर होगा वो 5 से कटेगा। अगर ये नंबर 5 से कटेगा तो मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये नंबर 5 से कटेगा तो जो ये 5 है वो 6 का फैक्टर होना चाहिए। तो भैया जो 5 है वो 6 का फैक्टर कहाँ है, बताओ कहीं है क्या, कहीं भी तो नहीं है। बस इतना बता दो कि 5 जो है 6 का फैक्टर कहाँ है, इतना बता दो। कहीं है, नहीं है। 6 का फैक्टर 2 होता है, 3 होता है, 5 तो होता नहीं। तो यानी कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट में कोई झोल है। और चेक करते हैं और चेक करके बताते हैं कि झोल है कि नहीं झोल है। सबसे पहले पुट करो n की वैल्यू को, पहले पुट करो 1, ये 1 उठाओ और इसके प्लेस से पुट करो। 6 की पावर n है तो 1 हो गई, तो 6 पावर 1 का मतलब 6 हो गया। अब पुट करो n इज इक्वल टू 2, अब की 2 पुट को, ये वाला 2 यहाँ पे रखो, तो 6 की पावर 2 का मतलब 6 की 2 बार मल्टीप्लाई यानी 36। अब की एक और चीज पुट करो, पुट करते हैं अब की 6 n की पावर 3 n की वैल्यू 3, तो यहाँ पे रख दो 3 n के प्लेस पे, तो यानी कि
6 की 3 बार मल्टीप्लाई 216 होती है। तो एक चीज़ देखो, इसका लास्ट डिजिट 6 आया, इसका भी 6 आया, इसका भी 6 आया। ऐसे आप 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, 10 रख लो, करोड़ रख लो, अरब रख लो, खरब रख लो, बिलियंस रख लो, ट्रिलियंस रख लो, लेकिन कभी भी 0 नहीं मिलेगा, 6 ही मिलेगा। जी हाँ, 6 की एक खासियत है कि लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। हमने पहचाना कैसे? मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि इस जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 होगा, क्योंकि क्या रहा है ना, 0 होगा। और जो 0 होगा तो वो 5 से कटेगा, तो यानी अगर ये नंबर 5 से कटेगा तो ये जो नंबर है वो 6 का फैक्टर होना चाहिए। लेकिन जब मैंने 6 के फैक्टर करे तो मुझे 2 और 3 मिला, 5 तो कहीं मिला ही नहीं, यानी कि ये झोल है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, कभी भी 0 नहीं आएगा। और आपको पेपर में लिखना क्या है? पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको बस इस स्टेटमेंट को छाप देना है। जो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसको छाप देना है। जो मैंने समझाया है ये वही है, किसी तरीके इसको दिमाग में रख लो, भर लो, कैसे भी करके। और समझाने के लिए मैंने देखो समझा दिया अच्छे तरीके से। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए बात करते हैं 6 क्वेश्चन के। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भाई 6 क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई ये नंबर एंड ये नंबर आर कंपोजिट नंबर। आपसे कह रहा है कि ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है? पूछ रहा है क्यों कंपोजिट है भाई, ऐसा क्या हुआ कि कंपोजिट हो गए? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं इस वाली वीडियो में कवर कर चुका हूं, ठीक है ना, समझा दे रहा हूं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी ना किसी की टेबल में आते हैं, जैसे कि 4 2 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 10 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। तो ऐसे नंबर जो किसी ना किसी टेबल में आपको रखे मिल जाएंगे तो वो होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमको दे रखा है 7 × 11 × 13 + 13। इसको सॉल्व करो और बताओ कंपोजिट क्यों है। तो देखो ये देखो ये एक टर्म है पूरा और ये एक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई लगी और प्लस के बाद जो है 13 है, यानी कि ये एक है, ये एक है, ये पूरा एक है और ये एक है। तो इस यहाँ से और यहाँ से देखो 13 हमें कॉमन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ भी 13 यहाँ भी 13। तो अंदर क्या बचा? 7 बचा इंटू और क्या बचा? 11 बचा, और 13 तो निकल गया, हटाओ से, फिर प्लस और यहाँ पे 1 बचा, 1 बचा ना, 13 निकल गया, 1 बचा। अब देखिए तो सॉल्व कर लो 13, ये हो जाएगा 77 + 1 और ये हो जाएगा 13 × 78। तो अब ध्यान से देखिए एक चीज़ कि अगर मैं इसको 78 को काटना शुरू करूं तो आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ये फैक्टर्स मिल जाएंगे, यानी कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। या सीधी सी बात है, इन दोनों का करा लो मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्या करा लो? मल्टीप्लाई। तो कैसे करा लो? 8 3 जा 24। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, लास्ट में 4 आ रहा है, यानी कि ये नंबर जो भी आएगा वो 2 से तो डिवाइड होगा ही, यानी कि कंपोजिट नंबर है, सीधी सी बात है। चलो इस वाले को चेक करते हैं एक बार। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यही तो नंबर है ये वाला, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ है पूरी और ये अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस है नहीं, से मल्टीप्लाई है और प्लस के बाद अलग हो जाता है। तो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो 5 निकाल लो कॉमन। अंदर क्या बचा? 7 × 6 × 4, 5 निकल गया ना, तो 5 नहीं आएगा यहाँ पे। 3 × 2 × 1 और प्लस, और 5 भी ये निकल गया, तो ये प्लस में 1, सही है। अब देखो कुछ नहीं बचा, इन सब की मल्टीप्लाई करा लो, 1 को ऐड कर लो, 5 की मल्टीप्लाई कर लो। चलो मैं बताता हूँ कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो अब जब इन सब की मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपको मिलेगा 1008 और प्लस का 1 हमारा लिखा हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर लो तो 1009 आएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊँ तो 5 9 जा 45, तो लास्ट में 5 आएगा कि नहीं आएगा? लास्ट में 5 आ रहा है, यानी कि जो भी नंबर ही आएगा वो नंबर, ये नंबर जो होगा 5 से डिवाइड होगा ही होगा। ऐसे जो भी नंबर ही आएगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में इसके 4 आ रहा है। 8 3 24 होता है ना, 5 9 45 होता है, लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। तो दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट नंबर। और क्यों कंपोजिट है? वाई ये नंबर क्यों कंपोजिट है? क्योंकि क्यों कंपोजिट, लिख लो भैया इस चीज को, नोट डाउन कर लो, अभी मैं लिखवा दूंगा क्यों कंपोजिट है। क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं, मेरी बात समझना, इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 से ज्यादा है, 3 है या 3 से ज्यादा है, ठीक है ना, मेरी बात समझना। 4 आ रहा है ना, अब 4 को सिर्फ देखो, 4 को, मेरी बात समझना, बाकी यहाँ कुछ है उसको मारो गोली। 4 को देखो, 4 जो है वो 1 की टेबल में आता है, जी हाँ आता है, 2 की टेबल में आता है, और 4 अपनी टेबल में आता है, जी आता है। इसके लास्ट में क्या आएगा? इसके लास्ट में 5 आएगा। तो ये नंबर जो होगा पूरा नंबर 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो यानी कि दोनों के दोनों नंबर कंपोजिट है। क्योंकि लिख लो, क्योंकि इसका जो है सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, यानी एक तो इसका 1 होगा, एक तो खुद ये नंबर
होगा उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होंगे। जैसे ये नंबर जो भी आएगा, ठीक, जो भी नंबर आएगा मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो ये खुद का फैक्टर होगा और ये 1 की टेबल में भी आएगा ये नंबर, और ये नंबर 5 की टेबल में भी आएगा। तो यानी कि 3 फैक्टर हो गए। इसमें देख लो ये नंबर जो भी होगा वो खुद की टेबल में भी आएगा, पहला फैक्टर, 1 की टेबल में भी आएगा दूसरा फैक्टर, और ये नंबर 2 की टेबल में भी आएगा तीसरा फैक्टर। तो जिसके 3 फैक्टर या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4, ये 4 इसका 1 है, 2 है, 4 है, 3 फैक्टर या 3 से ज़्यादा हो, वो सारे होते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसी को अपनी लैंग्वेज में लिख लो, जो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम बन के आ रहा है उसी को छाप लो, वही आपका आंसर। इतने स्टेप इसको नहीं लिखना, बस इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लेना बस, और जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट आ रहा है उसको छाप देना, तो वही होगा आपका आंसर। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 7th क्वेश्चन जितना बड़ा लग रहा है ना देखने में, उतना ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 फ्रेंड हैं, एक है सोनिया दूसरा है रवि। वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके का एक पाथ है, यानी कि रास्ता है, उस पर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, उस पर दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि दोनों लोग यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है ना। उन्होंने क्या करा, सेम डायरेक्शन में, दोनों लोग इसी डायरेक्शन में उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। चाहे इस डायरेक्शन में दौड़ लो चाहे इस डायरेक्शन में दौड़ लो, दोनों के दोनों लोग सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है भाई, सोनिया और रवि। ओके, इसमें कह रहा है कि सोनिया को एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं, यानी कि सोनिया ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया और दौड़ती 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 यहाँ तक पहुंची, तो सोनिया को लगे 18 मिनट। रवि को क्या लगता है कि एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगते हैं, यानी कि रवि ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया और एक राउंड लगाने में उसे लगे सिर्फ 12 मिनट। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने टाइम के बाद दोनों लोग वापस से इस जगह पे मिलेंगे आकर। अब ऐसा नहीं कि रुक नहीं रहे हैं, दौड़ते जा, रवि ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, सोनिया ने शुरू किया, सोनिया दौड़ रही है दौड़ रही है दौड़ रही है, यानी कि वो कौन सा टाइम होगा, कितने मिनट के बाद वो दोनों लोग इसी पॉइंट पे मिलेंगे आके। तो निकाल लेते हैं फटाफट से। इसको एक राउंड लगाने में लगते हैं 18 मिनट, 2 राउंड लगाने में लगेंगे इससे, इसको डबल कर दो 36 मिनट, इसको 3 राउंड लगाने में लगेंगे 54 मिनट। ऐसे तो लगेंगे ना 3 राउंड लगाने में। अब रवि को देखो, रवि को एक राउंड लगाने में लगते हैं 12 मिनट, रवि को 2 राउंड लगाने में लगते हैं 24 मिनट। भाई एक राउंड लगाने में 12 लगेंगे तो 2 राउंड लगाने में तो 24 तो लगेंगे ना। रवि को 3 राउंड लगाने में लगते हैं 36 मिनट। अब आप एक बात नोट करो, क्या नोट करो कि सोनिया 36 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 2 ही राउंड लगा पाई, यानी कि एक राउंड लगाया सोनिया ने, फिर दूसरा राउंड लगाया और 36 मिनट हो गए। रवि क्या कर रहा है, रवि 36 मिनट में 3 राउंड लगा ले रहा है, यानी कि एक राउंड फिर 2 राउंड और 3 राउंड, यानी कि 36 मिनट दोनों में कॉमन आ रहा है। सीधी सी बात यह है कि 36 मिनट वो मिनट है, यानी कि वो टाइम है जहां पर सोनिया और रवि मिलेंगे आकर। क्यों, क्योंकि भैया 36 मिनट बाद 36 एक ऐसा है कि इसने क्या करा कि 2 राउंड लगाए, सोनिया ने दौड़ना शुरू किया और एक राउंड लगाया, फिर 2 राउंड लगाया और 36 मिनट हो गए। और उसी 36 मिनट में रवि को एक राउंड 2 राउंड 3 राउंड लगाने पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो 36 मिनट वो टाइम होगा जहाँ पे दोनों लोग पहुंचेंगे। जो टाइम हमसे पूछा है उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 36, यानी 36 मिनट वो राउंड है जहाँ पे दोनों लोग पहुंचेंगे। यानी इस क्वेश्चन में अगर मैं इनडायरेक्टली बताऊं ना, तो यहाँ पे LCM का इस्तेमाल करा गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी मैंने क्या करा कि यहाँ पर इसको टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी टाइम को डिवाइड कर दिया, तो हमने देखा कि 36 और 36 कहाँ पे कॉमन मिला, कौन सा नंबर कॉमन मिला। अगर यहाँ पे 18 है, अगर यहाँ कहीं 18 आता तो मैं 18 आंसर लिख देता। यहाँ पे जैसे कि 54 आया, कहीं यहाँ भी 54 आता था पहले ही, तो मैं 54 लिख देता। लेकिन नहीं, यहाँ पे 36 और 36 पहला ऐसा नंबर मिल गया जो कि दोनों में कॉमन है। तो यही तो होता है LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा 36 मिनट लगेंगे दोनों लोगों को यहाँ पर मिलने में। तो ये एक्सरसाइज भी खत्म। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अपने फ्रेंड लोगों में शेयर कर देना। और आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पीछा भी कर सकते हो, आईडी का नाम है maths.future। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।